हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? दोस्तों, पिछले 2-3 सेशन से हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं और विस्तार से हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट में अगर हम लोग इसके पहले बात करें तो हम लोगों ने आर्टिकल 12 देखा था। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दिया हुआ है। ठीक है, राज्य की परिभाषा जो आर्टिकल 12 में दिया हुआ है वह भाग 3 फंडामेंटल राइट और भाग 4 डीपीएसपी के संदर्भ में है। लेकिन अगर हम भाग 6 की बात करें तो यहाँ पे जो परिभाषा दिया हुआ है वह भाग 6 के संदर्भ में जो परिभाषा दिया हुआ है वह आर्टिकल 152 में दिया हुआ है। इसके बाद हम लोगों ने आर्टिकल 13 देखा था। 13 में 13 क्लास 1, 13 क्लास 2, 13 क्लास 3, 13 क्लास 4 के बारे में बात करी थी। और उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी आर्टिकल 14 के बारे में, जिसमें विधि के समक्ष समता का अधिकार और विधि के समान संरक्षण के बारे में बात करी थी। विधि के समक्ष समता का अधिकार जो है ब्रिटिश अवधारणा है और यह नकारात्मक अवधारणा है। क्यों? क्योंकि सभी व्यक्ति देश में उपस्थित सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान होंगे, उनको किसी प्रकार का कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा। इस संदर्भ में यह एक नकारात्मक अवधारणा है। जबकि विधि के समान संरक्षण जो है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिकी अवधारणा है और यह एक सकारात्मक अवधारणा है। इसी समय हम लोगों ने बात किया था कि एक ब्रिटिश ज्यूरिस्ट हैं डायसी ने एक सिद्धांत दिया हुआ विधि का शासन। विधि का शासन जो ये है भारतीय संविधान के विधि के समक्ष समानता से साम्यता रखती है। ठीक, तो इस संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो जो विधि का शासन है, विधि का शासन भारतीय संविधान की मूल विशेषता है। क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल विशेषता। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग आर्टिकल 15 के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम आर्टिकल 15 में देखें तो कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध करता है, मतलब कुछ आधारों पर भेदभाव को रोकता है। कैसे? अगर हम लोग देखें तो लिखा हुआ है आर्टिकल 15 में कि राज्य केवल, यहाँ पे ध्यान देना है, केवल शब्द पे ध्यान देना है, राज्य केवल धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। मतलब इन आधारों पर किसी भी नागरिक, यहाँ पे यह बात भी ध्यान देना है कि यहाँ पे नागरिक शब्द का प्रयोग किया गया है, व्यक्ति शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, मतलब यह विदेशी व्यक्तियों को आर्टिकल 15 प्राप्त नहीं है। तो राज्य धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन इसके अतिरिक्त किन्हीं आधारों पर व्यक्तियों के मध्य विभेद हो सकता है। अब ध्यान देना है कि यह प्रावधान राज्य और निजी व्यक्तियों दोनों के द्वारा भेदभाव पर रोक लगाता है। राज्य मतलब राज्य की बात हम लोगों ने देखा था आर्टिकल 12 में। जब मैं तुरंत राज्य बोलूं तो आपको आर्टिकल 12 में जो पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा था तुरंत वह ध्यान आना चाहिए। ठीक है, और निजी व्यक्ति मतलब जैसे हम हैं, इंडिविजुअल, जैसे आप हो गए, हम हो गए। ठीक है, हमारे प्रति भी हम भी किसी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। ये हुआ। ठीक, चलिए अगर हम बात करें अनुच्छेद 15(3) और अनुच्छेद 15(4) देश में आरक्षण का मूलभूत आधार है। देश में जो आरक्षण की बात करी गई है, आरक्षण से संबंधित जो प्रावधान है वह फंडामेंटल राइट में जो आर्टिकल 15 है, 15 क्लास 3 और 15 क्लास 4 में उसके बारे में प्रावधान दिए गए हैं। ठीक, अब देखिए ये जो विभेद है, इस प्रतिषेध के सामान्य नियम के 4 अपवाद हैं। अब देखिए 4 अपवाद क्या क्या है आर्टिकल 15 में। राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने की अनुमति है। मतलब राज्य महिलाओं के लिए, महिला वर्ग के लिए या शिशु या बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। इस संदर्भ में हम उस पर ये दोषारोपण नहीं कर सकते कि आप भेदभाव कर रहे हैं किसी वर्ग के साथ। ठीक है, राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े, ध्यान देना है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति एवं जनजाति की उन्नति के लिए विशेष उपबंध कर सकती है। ऐसे वर्ग जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, उनके उत्थान के लिए राज्य कार्य कर सकती है, राज्य कुछ नियम कानून बना सकती है। तो जो आरक्षण है इसी जो है एक्सेप्शन, इसी अपवाद के आधार पे निर्मित होता है। अगला हम देखें तो राज्य शैक्षणिक संस्थाओं, निजी संस्थान, ठीक है, जो राज्य से अनुदान प्राप्त करते हैं या नहीं, या अल्पसंख्यक जो है संस्थानों को छोड़कर शैक्षणिक संस्थानों में भी आरक्षण का प्रावधान कर सकती है, प्रवेश संबंधी आरक्षण का प्रावधान कर सकती है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए। ये भी हो गई। ठीक है, नागरिकों के किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर,
वर्ग की उन्नति के लिए राज्य प्रावधान कर सकती है। तो आर्थिक रूप से जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग मतलब ईडब्ल्यूएस की बात करी जा रही है। तो ये जो है 4 अपवाद हो गए अनुच्छेद 15 के, ये क्या हो गए 4 अपवाद हो गए अनुच्छेद 15 के। और ध्यान रखना है कि ये जो एक्सेप्शन है आरक्षण संबंधी प्रावधान है वो 15(3) और 15(4) में बात किए गए हैं, मतलब 15 क्लास 3 और 15 क्लास 4 में आरक्षण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इसी के आधार पर आरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें कि शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के संदर्भ में बात करें, ठीक है, तो अनुच्छेद 15(c) में या 15(3) कह सकते हैं, ठीक है, 15(3) में जो ये अपवाद है 93वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये कहा गया कि जो अधिनियमित केंद्रीय शिक्षण संस्थान है, अधिनियम 2006 में IIT और IIM सहित सभी केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया, ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत। ठीक, चलिए अब शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अगर हम लोग आरक्षण की बात करें तो 2019 में जो 103वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया, उसके द्वारा केंद्र सरकार ने यह आदेश जारी किया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए, ठीक है, 10% आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। ईडब्ल्यूएस के आरक्षण का प्रावधान आर्टिकल 15 क्लास 3 के द्वारा मिलता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आरक्षण का प्रावधान इसी में किया गया है और उसके बाद इसको जोड़ा गया आगे। चलिए अनुच्छेद 16 की बात करें अगर आगे हम, तो राज्य के तहत किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति के मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। कहने का मतलब यह है कि राज्य द्वारा जो भी सरकारी नौकरियां हैं या उनके द्वारा अनुदानित जो भी संस्थान है, वहां पे सभी व्यक्तियों को रोजगार का समान अवसर प्रदान किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति वहां पे जो कि निर्धारित अर्हता रखता है वहां पे जाकर रोजगार प्राप्त कर सकता है। ठीक, हालांकि परीक्षा वगैरह देना पड़ेगा, ये जान लीजिए कि मतलब वो अपने नियुक्ति के लिए वो विभाग अपना अलग से प्रावधान तय कर सकता है, लेकिन सभी व्यक्तियों को अधिकार होगा। अब देखिए इसमें केवल धर्म, जाति, संप्रदाय, लिंग, वंश, जन्म स्थान या निवास स्थान के आधार पर किसी भी रोजगार या कार्यालय के लिए किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या क्या है, धर्म हो गया, मूल वंश हो गया, लिंग हो गया, जाति हो गया, संप्रदाय हो गया, जन्म स्थान हो गया, निवास स्थान हो गया। अब देखिए आर्टिकल 15 में अगर हम लोगों ने बात देखेंगे तो वहां पे जो भेदभाव न करने के लिए, भेदभाव जिन आधारों पे भेदभाव नहीं करना है उन आधारों की संख्या कम है अनुच्छेद 16 के संदर्भ में। ठीक है, अब देखिए लोक नियोजन मतलब पब्लिक कह सकते हैं ऑफिस की बात हो रही है, तो पब्लिक ऑफिस में जो समता के संदर्भ में 4 अपवाद है। अब 4 अपवाद क्या क्या है हम लोग वो देखेंगे। पहला है कि संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण या अन्य प्राधिकरण में नियुक्ति के लिए निवास की शर्त का उल्लेख कर सकती है, जो कि अभी केवल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। तो जो संसद है वह राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण या अन्य प्राधिकरण में नियुक्ति के किसी नियुक्ति के संदर्भ में निवास की शर्त का उल्लेख कर सकती है। अगर अभी वर्तमान में हम लोग बात करें तो यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। अगर हम दूसरे अपवाद की बात करें तो किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान कर सकता है जो कि राज्य की सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करता। स्टेट ये भी कर सकता है कि सर्विसेज में भी, अभी हम लोगों ने 15 में कहाँ बात किया था, 15 में हम लोगों ने बात किया था शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश की बात करी थी। ठीक है, वहां पे पढ़ाई लिखाई संबंधित विश्वविद्यालय में प्रवेश की बात करी थी, एडमिशन की बात करी थी। लेकिन अब हम कहाँ बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं सरकारी नौकरियों में। तो यह कह रही है कि जो स्टेट है, स्टेट किसी भी ओबीसी को या मतलब पिछड़े वर्ग के लिए हम कहें, ठीक है, किसी भी पिछड़े वर्ग को नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान कर सकता है जो कि राज्य के सेवाओं में समान पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते, मतलब उनकी जनसंख्या के अनुपात में राज्य में नौकरियों में उनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है। ठीक है, तो किसी भी पिछड़े वर्ग को, यहाँ पे पिछड़े वर्ग का संबंध आप समझिए कि SC
ST और OBC, ये तीनों इसमें शामिल हैं। ठीक है, चलिए तीसरा जो है कि विधि के अनुरूप किसी संस्था, धार्मिक या संप्रदाय से संबंधित या इसके कार्यकारी परिषद के सदस्य की धार्मिक आधार पर व्यवस्था की जा सकती है। मतलब अब देखिए, ये जो तीसरा स्टेटमेंट है, तीसरा स्टेटमेंट ये है कि विधि के अधीन, विधि के अनुरूप अगर कोई धार्मिक स्वरूप का संस्था है तो वहां का जो कार्यकारी परिषद होगा या काउंसिल होगा, उस पद के लिए भी ऐसी व्यवस्था करी जा सकती है, धार्मिक आधार पे ऐसी व्यवस्था करी जा सकती है। जैसे आप आर्मी वगैरह में देखते होंगे, वहाँ पे धार्मिक शिक्षकों की नियुक्ति होती है, तो उसमें अनिवार्य रूप से लिखा रहता है कि यही उसके पात्र होंगे। ठीक है, ये हो गया। अगर आप देखेंगे किसी मंदिर वगैरह का ट्रस्ट होता है तो उसमें भी अनिवार्य रूप से यह निश्चित होता है कि इसी वर्ग के व्यक्ति उसमें शामिल होंगे, इसी धर्म के व्यक्ति उसमें शामिल होंगे। ठीक है, ऐसा मंदिरों, मस्जिदों, ठीक है, सभी जगह होता है। ठीक, अगर हम अगला देखें, चौथा एक्सेप्शन, चौथा अपवाद देखें, तो किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों की नियुक्ति में 10% तक का आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। अभी देखिए, यहाँ पे पिछड़े वर्ग की नियुक्तियों में जो प्रावधान दिया हुआ था, ठीक है, और उसके बाद 2019 में दिया गया 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। अब जो हम लोग 16 में देख रहे हैं, वो देख रहे हैं नौकरियों के संदर्भ में, यह हमेशा ध्यान रखना है। 15 में बात होगी शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में, 16 में बात होगी नौकरियों के संदर्भ में। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो सरकारी नौकरियां होंगी 10% आरक्षण दिया जाएगा EWS को, या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को, या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को। ठीक है, चलिए ये आर्टिकल 16 में दिखता है। आगे चलते हैं। आर्टिकल 17 में अगर बात करें तो अस्पृश्यता के अंत की बात करी गई है कि किसी भी रूप में अस्पृश्यता की मनाही है। भारत के संविधान में आर्टिकल 17 में यह बात कहा गया है कि भारत में किसी भी रूप में अस्पृश्यता की मनाही है। ठीक है, और अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में, जो कि 1976 में संशोधन किया गया था, और नया नाम इसका नागरिक अधिकारों का जो है कि रक्षा अधिनियम दिया गया था, इसके द्वारा ये अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। अगर हम बात करें तो जो अस्पृश्यता है वह संविधान में या किसी अधिनियम में परिभाषित नहीं है। हालांकि मैसूर उच्च न्यायालय ने कहा है कि अनुच्छेद 17 की विषय वस्तु शाब्दिक या व्याकरणिक अर्थों में अस्पृश्यता नहीं है, लेकिन देश में ऐतिहासिक रूप से विकसित हुई थी और सामाजिक नियोग्यता और कुछ वर्गों पर थोप दी गई थी। जो अस्पृश्यता है वह देश में ऐतिहासिक रूप से विकसित हुई और कुछ वर्गों पर कुछ नियोग्यताएं थोप दी गई, वही अस्पृश्यता को परिभाषित करता है। इस प्रकार का जो भेदभाव होगा किसी नियोग्यता से संबंधित, उसे हम लोग अस्पृश्यता कहेंगे। यह मैसूर उच्च न्यायालय ने अपना डिसीजन दिया हुआ था। ठीक, अगर हम बात करें तो कुछ व्यक्तियों के सामाजिक बहिष्कार या धार्मिक सेवाओं इत्यादि से संबंधित उनके बहिष्कार को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। यह ध्यान देना है कि सामाजिक बहिष्कार या धार्मिक सेवाएं इत्यादि से उनके बहिष्कार को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। यह निजी व्यक्ति और राज्य के संवैधानिक दायित्व के खिलाफ उपलब्ध है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है या नहीं हो रहा है। तो ध्यान रखना है, जो अनुच्छेद 17 है यह निजी व्यक्ति को, इंडिविजुअल्स को भी प्राप्त है, इसके अधीन भी, इसके विरुद्ध भी प्राप्त है, और यह स्टेट के विरुद्ध भी प्राप्त है। मतलब राज्य भी आपसे किसी भी आधार पर अस्पृश्यता का भेदभाव नहीं कर सकती, और निजी व्यक्ति भी अस्पृश्यता का भेदभाव नहीं, अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। इसके पहले आप लोगों ने अगर देखा होगा तो जब SC/ST एक्ट के संशोधन की बात आई थी तो उसमें तमाम विवाद भी हुए थे। तो वो जो SC/ST एक्ट संशोधन से जो संबंधित बात हुई थी वह आर्टिकल 17 के आधार पर ही बात हुई थी। ठीक है, आर्टिकल 17 के आधार पर ही उसमें संशोधन वगैरह या ऐसे कानून लाए जाते हैं इसी को प्रभावी करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं, अनुच्छेद 18 की बात करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 18 की बात करते हैं। यह किसी भी राज्य को, ध्यान देना है, यह राज्य को किसी भी, चाहे वह एक नागरिक हो या विदेशी हो, किसी भी उपाधि, एक सैन्य उपाधि या शैक्षणिक सम्मान को छोड़ करके प्रदान करने की निषेध करता है। मतलब कोई भी व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी हो, किसी भी उपाधि को धारण नहीं करेगा। अब इसमें उपाधि में जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है कि जैसे सैन्य उपाधि हो गया और शैक्षणिक सम्मान हो गया, इसको छोड़कर। ठीक है, यह भारत के नागरिक
को किसी भी विदेशी राज्य से किसी भी उपाधि को स्वीकार करने का भी निषेध करता है। मतलब यह तो भारत में तो दिया ही नहीं जाएगा, इसके साथ साथ यह फॉरेन द्वारा, विदेश द्वारा भी प्रदान किसी भी उपाधि को कोई भी भारतीय व्यक्ति ग्रहण नहीं करेगा। ठीक, अगर हम बात करें 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय पुरस्कार मतलब भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री की संवैधानिक वैधता को उचित ठहराया था, क्योंकि इसमें यह बात करी गई थी इस समय कि जो पद्मश्री या पद्म भूषण, ठीक है, पद्म विभूषण या भारत रत्न जो है वो उपाधि हैं, लेकिन इसमें जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, है उपाधि नहीं है, यह व्यक्तियों के प्रयासों को सम्मान करने का एक तरीका है, सम्मानित करने का एक तरीका है, यह उपाधि नहीं है। ठीक, इसी में जैसा कि हम लोगों ने बात किया अभी कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये जो पुरस्कार हैं ये उपाधि तथा अनुच्छेद 18 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करते हैं, मतलब यह उपाधि नहीं है और अनुच्छेद 18 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करते हैं। साथ ही साथ यह भी उसमें गाइडलाइन दिया था सर्वोच्च न्यायालय ने कि पुरस्कार पाने वाले के नाम के प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में, ठीक है, इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा उन्हें पुरस्कार वापस देना होगा। मतलब जैसे कि अगर प्रत्यय या उपसर्ग की बात करें तो जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि भारत रत्न फला व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति का नाम हो गया, भारत रत्न फला व्यक्ति या फला व्यक्ति, उसका नाम ब्रैकेट में या उसके नाम के साथ भारत रत्न प्राप्त, इस तरीके का प्रयोग नहीं किया जा सकता, प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा उन्हें पुरस्कार यह वापस करना होगा। यह भी सर्वोच्च न्यायालय की फाइंडिंग है। ठीक है, राज्य के तहत लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति जिसे कोई भी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी भी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकता। कहने का मतलब यह है कि आप स्टेट के अधीन कोई भी पद धारण कर सकते हैं, लाभ या विश्वास का पद धारण करते हैं, और अगर आपको कोई विदेशी राज्य अपने यहाँ से कोई भेंट, उपहार या उपाधि इत्यादि देने की बात कर रहा है, उपलब्धि इत्यादि देने की बात कर रही है, तो उसमें राष्ट्रपति की सहमति से ही आप स्वीकार कर सकते हैं। इसमें उपाधियों को स्वीकार करना शामिल नहीं, केवल भेंट, उपलब्धि या पद की बात करी जा रही है। ठीक है, उपाधि इसमें स्वीकार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात किया गया है उपाधि मतलब न तो देश में दिया जाएगा, आपको देश में तो दिया ही नहीं जाएगा, बल्कि आपको विदेश से भी स्वीकार नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 18 है। चलिए अगर हम बात करें आर्टिकल 19 की, आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार है और इसमें 6 अधिकारों की बात करी गई है आर्टिकल 19 में। मूल रूप से अगर हम लोग देखें तो आर्टिकल 19 में 7 अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार हुआ करता था उसे हटा दिया गया और संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 300A में अब एक कानूनी अधिकार के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया गया है। ठीक, अगर हम लोग बात करें जो इनमें कौन कौन से अधिकार शामिल है, तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। वाक और अभिव्यक्ति मतलब बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार है। आप अगर सामान्य भाषा में समझे तो अपने आप को स्वयं को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक, शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन करने का अधिकार है। आप कोई भी सम्मेलन कर सकते हैं, बस वो शांतिपूर्वक होना चाहिए। ठीक है, लोक स्वास्थ्य कह सकते हैं या लोक व्यवस्था का उल्लंघन उसके द्वारा नहीं होना चाहिए, भारत की एकता अखंडता का विखंडन नहीं होना चाहिए उसके द्वारा, और निरायुध सम्मेलन कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, आप सबको अधिकार प्राप्त है। ठीक, निरायुध मतलब बिना किसी आयुध के, बिना किसी अस्त्र शस्त्र के आप सम्मेलन कर सकते हैं, पब्लिकली कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, संघ या सहकारी संस्था बनाने का अधिकार मतलब आप कोई भी संघ बना सकते हैं, कुछ लोगों के साथ आप सहकारी संस्था बना सकते हैं, यह भी अधिकार दिया गया है, यह भी फंडामेंटल राइट है। ठीक, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार मतलब भारत के राज्य क्षेत्र में जहां भी भारत की भौगोलिक सीमा है, भारत की संपूर्ण भौगोलिक सीमा में जहां भी उसकी संप्रभुता का विस्तार है, आप कहीं भी स्वतंत्र रूप से आप वहां पे विचरण कर सकते हैं, उसमें कोई भी रोक टोक नहीं होगी। हालांकि इसके कुछ अपवाद हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप चले जा रहे हैं जो है कि आप मिलिट्री कैंप में जाके आप घूमने लगे, ठीक है, आप DRDO के कैंपस में जाके घूमने लगे, ठीक, ये नहीं कर सकते। कुछ बाध्यताएं, कुछ अपवाद होते हैं, लेकिन आप सर्वत्र जा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार। आप कहीं भी जाके बसिए, कहीं भी जाके बसिए, मतलब आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक, राजस्थान से आप अरुणाचल प्रदेश तक, देश के किसी भी हिस्से में कहीं भी जाकर आप बस सकते हैं, आपको ऐसा अधिकार प्राप्त है। जाइए, जमीन, पैसा दीजिए, जमीन लीजिए, वहां पे निवास करिए। ठीक, चलिए। कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार, मतलब आप कोई भी काम कर सकते हैं अपनी आजीविका चलाने के लिए, व्यापार, कोई भी कारोबार कर सकते हैं, कोई भी आजीविका के साधन अपना सकते हैं। ठीक है, बस इन पे युक्त निर्बंधन दिया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से कोई भी जो है व्यापार कर लेंगे। कुछ व्यापारों के लिए लाइसेंस, कुछ कामों के लिए लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है, कुछ काम केवल राज्य सरकार का, मतलब कुछ कार्य केवल राज्य कर सकती है, उस पर भी निर्बंधन है। तो तमाम युक्त निर्बंधनों के साथ ये जो 6 अधिकार दिए गए हैं, इनका पालन करना चाहिए हम सभी को। ठीक है, इन 6 अधिकारों की रक्षा केवल राज्य के खिलाफ मामलों में कर सकते हैं, न कि निजी मामले में। ये जो 6 अधिकार हैं, ठीक है, ये केवल आपको राज्य के खिलाफ प्राप्त हैं, किसी निजी मामले में नहीं प्राप्त है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति की कोई प्रॉपर्टी है, अब आप कहें कि नहीं हमको यहाँ पे घूमना है, वो निजी प्रॉपर्टी है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर वो पब्लिक प्रॉपर्टी है तो कोई आपको मना भी नहीं कर सकता, आप वहाँ पे घूम सकते हैं। किसी व्यक्ति का कोई निजी जमीन है, आप वहाँ पे कहेंगे नहीं मुझे यहाँ पे अपना दुकान खोलना है, अपनी शॉप खोलनी है, तो आप ये भी नहीं कर सकते, आप ये भी नहीं कर सकते बिना उससे खरीदे। क्यों? क्योंकि वह निजी व्यक्ति का है, और ये जो 6 अधिकार है ये केवल राज्य के खिलाफ प्राप्त होते हैं, निजी व्यक्तियों के खिलाफ प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए। और ध्यान रखना है कि यह जो अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, यह केवल नागरिकों को प्राप्त है, किसी भी विदेशी व्यक्ति को प्राप्त नहीं है, और किसी भी कानूनी या विधिक कंपनी को यह जो है कि प्राप्त नहीं है। यह ध्यान रखना है कि यह केवल नागरिकों को प्राप्त है। राज्य इन 6 अधिकारों पर अनुच्छेद 19 में वर्णित आधारों पर ही उचित प्रतिबंध लगा सकता है। कहने का मतलब यह है कि राज्य अब जो प्रतिबंध लगाएगा, अनुच्छेद 19 में कुछ प्रतिबंध वर्णित हैं, उन्हीं प्रतिबंधों को उस पर लागू कर सकता है, बाकी अन्य कोई प्रतिबंध स्वयं से उस पर प्रत्यारोपित नहीं कर सकता। अब हम इसको देखते चले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 क्लास 1 की बात अगर हम लोग करें तो उच्चतम न्यायालय ने वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित तत्वों को शामिल किया है। कई बार हमें पूछ देता है कि फला तत्व इसमें शामिल है कि नहीं है, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, तो यह पूछा गया है कई बार। प्रेस की स्वतंत्रता यह कई बार पूछा गया है। ठीक है, इसको आप 5 स्टार कर लीजिए, यह कई बार पूछा गया है। ठीक, तो जैसे कि अपने विचारों के साथ साथ दूसरे के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार भी इसमें है। जैसे आप खुद का विचार कर रहे हैं और आप किसी नेता के विचार, किसी लीडर के विचार, वो लीडर कोई भी हो सकता है, पॉलिटिकल लीडर हो सकता है, सोशल लीडर हो सकता है, और रिलीजियस लीडर हो सकता है, कोई भी लीडर हो सकता है। आप अपने विचारों के साथ साथ उसके भी विचारों को प्रसारित कर सकते हैं, लेकिन युक्त प्रतिबंधों के साथ कर सकते हैं। यह ध्यान रखना है कि कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है। ये जो राइट्स दिए गए हैं ये एब्सोल्यूट नहीं है, इन पे युक्त प्रतिबंध है। ठीक, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार यह भी है। व्यवसायिक विज्ञापनों की स्वतंत्रता है, एडवर्टाइजमेंट आप कर सकते हैं। फोन टैपिंग के विरुद्ध, अब इसी में फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार शामिल है, मतलब कोई भी व्यक्ति बिना आपकी सूचना के, बिना आपकी सहमति के आपका फोन टैप वगैरह नहीं कर सकता। पहले अगर आपको ध्यान होगा कि पहले मोबाइल फोन में लोग बात करते हुए वॉइस रिकॉर्ड कर लेते थे, कॉल रिकॉर्डिंग लगा देते थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब यह अवैध है, इलीगल है। इसीलिए अब बहुत सारे फोन्स में ऐसा जब कोई ऐप नहीं होता है, सामान्यतः अगर होता है तो आवाज़ रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग करने से पहले, कॉल रिकॉर्डिंग करने से पहले एक सामने वाले को जो आपसे बात कर रहा है उसके पास एक सूचना जाती है कि आपका आवाज़ या ये बातचीत रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो ये हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि अब यह हम किसी का वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ये अवैध है बात करते हुए फ़ोन वगैरह। ठीक है, प्रसारित करने का अधिकार, यानी सरकार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कोई एकाधिकार नहीं है। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा भी प्रेस की स्वतंत्रता तो है ही,
इसी में आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी किसी भी चीज़ को प्रसारित करने का अधिकार है आपके पास। सोशल मीडिया पे भी आप प्रसारित कर सकते हैं, इस पे सरकार का कोई भी एकाधिकार नहीं है। किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ अधिकार, ठीक है। आप किसी भी जो ये हड़ताल होता है ना, ये संवैधानिक नहीं है, ठीक, तो इसके खिलाफ भी अधिकार आपको प्राप्त है। सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार, आरटीआई, आप सभी जानते हैं आरटीआई, ठीक है, यह भी इसमें शामिल है। शांति का अधिकार इसमें शामिल है। अखबार पर पूर्ण प्रतिबंध के खिलाफ अधिकार है इसमें, कि मतलब अधिकारों पर अखबार वगैरह जो समाचार पत्र होते हैं उन पे पूर्णतः प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, इसके खिलाफ भी अधिकार प्राप्त है। प्रदर्शन और विरोध का अधिकार है, लेकिन हड़ताल करने का अधिकार नहीं है, ठीक है। हम लोगों ने अभी बात भी किया था, प्रदर्शन और विरोध आप कर सकते हैं, लेकिन ये जो कहते हैं ना कि देशव्यापी हड़ताल वगैरह होगा, ठीक है, ये संवैधानिक नहीं है, ठीक है। प्रदर्शन और विरोध आप प्रदर्शित करिए, ये आपके वाक और स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें इसके अंतर्गत आता है। लेकिन जो हड़ताल है ये आपकी वाक और स्वतंत्रता के, वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। अब देखिए ये जो तमाम अधिकार है इसमें केवल यही 10 पॉइंट नहीं है, इसमें और भी शामिल है, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने जो मुख्य पॉइंट था हम लोगों ने उसको कवर किया इसमें। अब देखिए इसमें उचित प्रतिबंध क्या है, ठीक है। आप कोई भी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो कि भारत की संप्रभुता और अखंडता को कह सकते हैं कि भंगुर करता हो, संप्रभुता और अखंडता को नुकसान पहुंचाता हो। राज्य की सुरक्षा के विरुद्ध वह कार्य हो। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध के दौरान मैत्रीपूर्ण संबंध को बिगाड़ने वाला कार्य हो, ठीक है, यह भी युक्त प्रतिबंध में आता है। सार्वजनिक आदेश, ठीक, शिष्टता, नैतिकता और न्यायालय की अवहेलना आप नहीं कर सकते। मानहानि वगैरह जो है कि इसमें, और अपराध में संलिप्तता, ये सब क्या है, युक्त प्रतिबंध है इस पे, जो कि आपके वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को क्या करता है, न्यून करता है। मतलब हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमें अधिकार प्राप्त हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखें तो अब देखिए, सभी नागरिकों को बिना हथियारों के शांतिपूर्ण संगठित होने का अधिकार है। सभी नागरिकों को, अगर हम लोग अनुच्छेद 19 क्लास 2 देखें तो ये क्या है, ये नहीं होगा, यहाँ पे ये गलती से आ गया है। तो इसमें क्या है, सभी नागरिकों को बिना हथियारों के शांतिपूर्ण संगठित होने का अधिकार है, इकट्ठा होने का अधिकार है, मतलब शांतिपूर्ण सम्मेलन और निरायुध सम्मेलन का अधिकार है, ठीक। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें जैसे जो सार्वजनिक सभा हो गई, ठीक है, जो जुलूस हो गया, जो प्रदर्शन हो गया, ये सब शामिल है। लेकिन हमें यह ध्यान देना है कि ये सभी चीज़ें केवल सार्वजनिक भूमि पे आप कर सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीकों से कर सकते हैं और बिना हथियार के कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह जो है कि किसी इंडिविजुअल के विरुद्ध यह प्राप्त नहीं है, ठीक। हिंसा हो गया, अव्यवस्था हो गया, गलत संगठन एवं सार्वजनिक शांति भंग करने का अधिकार यह नहीं देता है। कहने का मतलब यह है कि आप जो यह कार्य करेंगे, जो आप सम्मेलन करेंगे, निरायुध सम्मेलन करेंगे, यह किसी भी तरीके से इसमें अव्यवस्था फैलाने का, हिंसा करने का, कोई भी ऐसा संगठन बनाने का जो कि लोक स्वास्थ्य कह सकते हैं, लोक स्वास्थ्य या लोक व्यवस्था के विरुद्ध हो, ठीक है, या सार्वजनिक शांति भंग होती हो, आप इस तरीके का नहीं कर सकते इसमें। और इसके अंतर्गत भी आप कहिए कि नहीं भैया हम हड़ताल करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें निरायुध और शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार है, तो नहीं, इसमें भी हड़ताल का अधिकार शामिल नहीं है, ठीक। चलिए अगर हम कुछ अपवादों की बात करें या उचित प्रतिबंध की बात करें या उपर्युक्त प्रतिबंध की बात करें, उपयुक्त, तो भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा, भारत की संप्रभुता और अखंडता के विरुद्ध जो भी इसमें गतिविधियां होंगी वो इसमें शामिल नहीं है। सार्वजनिक आदेश का उल्लंघन आप नहीं कर सकते। ध्यान देना है कि जो धारा 144 है, ठीक है, धारा 144 आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के दिन मजिस्ट्रेट एक सभा, बैठक या जुलूस को रोक सकता है, किसके लिए? जबकि मानव जीवन के लिए खतरा हो, स्वास्थ्य या सुरक्षा, सार्वजनिक जीवन में व्यवधान या दंगा भड़काने के आधार पे आर्टिकल 144 लगाया जा सकता है और मजिस्ट्रेट इसे रोक सकता है, ठीक। अगर हम लोग अगला देखें, अनुच्छेद, ठीक, अच्छा, इसी में है कि जो भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 141 है, 5 या 1 से अधिक व्यक्तियों के संगठन को क्या कर सकता है, गैर कानूनी घोषित कर सकता है। अगर किसी भी कानून या कानूनी प्रक्रिया के निष्पादन का अगर आप विरोध कर रहे हैं तो 5
या 5 से अधिक व्यक्तियों का जो संगठन आप इकट्ठा एक साथ है तो उसे क्या कर सकते हैं, गैर कानूनी घोषित कर सकते हैं, कर सकता है मजिस्ट्रेट या सरकार। समझिए मजिस्ट्रेट मतलब राज्य की बात हो रही है। किसी व्यक्ति की संपत्ति पे आप जबरन कब्जा नहीं कर सकते इस आधार पे कि आपको ये अधिकार प्राप्त है। किसी भी आपराधिक कार्य की आप चर्चा नहीं कर सकते, कहीं भी किसी भी आपराधिक कार्य की आप चर्चा नहीं कर सकते, इस आधार पे भी आप ये धारा लगाई जा सकती है। किसी व्यक्ति को गैर कानूनी काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, ये भी इसमें उपर्युक्त प्रतिबंधों में शामिल है, उपयुक्त प्रतिबंधों में शामिल है। ठीक है, सरकार या उसके कर्मचारियों को उसकी विधायी शक्तियों के प्रयोग हेतु आप किसी भी प्रकार से दबाव नहीं बना सकते, या जिसे दूसरी भाषा में कहें तो धमका नहीं सकते। ये सभी जो हैं उचित प्रतिबंधों में शामिल हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के संदर्भ में। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। इसके बाद की जो महत्वपूर्ण टॉपिक है हम लोग उसे अगले सेशन में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।